Hello students, how are you? I hope you all are fine. Myself दिव्यांशी अग्रवाल एंड फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर लाइफ प्रोसेस का टॉपिक डाइजेशन। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर प्रोसेसेस होते हैं और उन प्रोसेसेस के बारे में थोड़ा सा हमने उनकी डिफाइन की फॉर्म में डिस्कशन किया था। और मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में ही, पहले वाली क्लास में ही बताया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इसलिए आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन क्या होता है? जो फूड होता है, जो हम फूड टेक करते हैं, वाटर टेक करते हैं अपनी बॉडी में, वो माउथ कैविटी के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरे प्रोसेस में पहुंचता है और हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, या बोल दो एब्जॉर्ब भी हम इसको कह सकते हैं, या एब्जॉर्ब हो जाता है। और वो फूड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो न्यूट्राइंट्स, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हमारी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये जो पूरा प्रोसीजर होता है डाइजेशन का, ये एक सिस्टम के द्वारा होता है जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन की डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में लिखवा दी थी। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। क्लास 10 आप लोग अपने नोट्स को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, जैसे आप एग्जाम में लिख रहे हैं, इस तरीके से ही अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए ताकि आप लोगों को बोर्ड में लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि बोर्ड में लिखना है, एग्जामिनर के सामने नोटबुक खुली है, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन से। क्लियर? अब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में देखते हैं। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, आज हम यह डाइजेशन किसी केस में पढ़ेंगे? ह्यूमन बीइंग के केस में। जो ह्यूमन बीइंग होती हैं, स्पेशली ह्यूमन बीइंग के लिए पढ़ रहे हैं। प्लांट्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनाइज के लिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? ह्यूमन बीइंग, समझ में आ गई बात? तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ह्यूमन बीइंग के केस में इसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है इंजेशन। क्या होता है? इंजेशन। ओके। नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेप में होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है स्टूडेंट्स? एब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड स्टेप में होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। एंड फोर्थ स्टेप में होता है इजेशन। क्या होता है? इजेशन। इट्स क्लियर? सो बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू कंप्लीट होता है। और जो प्रोसेस है डाइजेशन का इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इंजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर इजेशन। अब हम इंजेशन की बात करते हैं। तो इंजेशन के अंदर क्या होता है? इंजेशन में क्या होता है? जो फूड आप खा रहे हो, जो फूड पार्टिकल आप लोग ईट कर रहे हो, वो जब माउथ कैविटी में जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। सिंपल, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है क्योंकि आप लोग डेली इस वर्कआउट को करते हो। ये प्रोसेस डेली दिन में 3 बार तो एटलीस्ट आपकी बॉडी में होता ही है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको बोर्ड एग्जाम में अगर ये आता है तो इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो इसको इंजेशन में क्या होता है? द फूड intake into the
माउथ कैविटी। करेक्ट। जो फूड है हम उसको माउथ कैविटी में इनटेक करते हैं, उस प्रोसीजर को कहते हैं इंजेशन। अब इंजेशन की बात का जो आगे का प्रोसीजर है उसको हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन में। सो एब्जॉर्प्शन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडलाइन इन दिस टॉपिक। करेक्ट। सो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ईसोफेगस से लेकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं ये, जो मैं आपको यहाँ पे नेम ले रही हूँ, इसे माउथ कैविटी है ये। ईसोफेगस से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक का जितना भी फंक्शन होता है, क्या कह रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ईसोफेगस से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक का जितना भी फंक्शन आपकी बॉडी में होता है वो सारा फंक्शन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी के आपका जो माउथ है, माउथ कैविटी जो है इसके अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इन द माउथ कैविटी द सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट। जो माउथ कैविटी है इसके अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नेम होता है सलाइवरी ग्लैंड। अब वो जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, मेरी बात को आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगर आपको इस एक स्टोरी की तरह इसको पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले क्या हुआ, फूड आपने इंटेक करा, आपकी माउथ कैविटी के अंदर चला गया। अब उस माउथ कैविटी के अंदर जाकर फूड का क्या होता है, जो माउथ कैविटी है उसके अंदर फूड का क्या होता है, आपके माउथ में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। जो सैलिवरी ग्लैंड है वो कंटेन करती है सलाइवा, और सलाइवा एक एंजाइम है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या निकला, आपकी माउथ कैविटी में एक ग्लैंड जिसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज नेम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, जो फूड आप लोग ले रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कुछ भी कह सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है सिंपल सब्सटेंस में। ओके, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एक सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है। इट्स क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ने का काम कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। और जो हमारे माउथ कैविटी में टीथ भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं डेंटल, है ना। तो जो टीथ प्रेजेंट है, वो जो टीथ है वो श्रिंक कर कर उसको ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, और वो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम के साथ मिक्स होकर एक बहुत छोटे, बहुत ही एटम लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं आपके फूड पार्टिकल्स के। अब वो जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, या बोल सकते हैं आप स्मॉल सब्सटेंसेस हैं, वो ट्रांसफर्ड होते हैं माउथ कैविटी से। माउथ कैविटी का फंक्शन आपको समझ में आ गया। माउथ कैविटी के अंदर क्या होता है, एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम कंटेन करती है। उसकी हेल्प से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपल मॉलिक्यूल में। करेक्ट। अब वो जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो ट्रांसफर होते हैं ईसोफेगस में। समझ में आ गई बात। ईसोफेगस में ट्रांसफर होने के बाद वो मॉलिक्यूल्स ईसोफेगस से जाते हैं स्टोमक में। इसमें जा रहे हैं स्टोमक में। आप लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और मैं आपको इस टॉपिक के नोट्स डिस्क्रिप्शन में आप शो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, फिलहाल आप इसको आपको सिंपल यहाँ पर समझना है। नोट्स के थ्रू आपको अपने नोट्स बनाने, प्रिपेयर करने, वो चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में ईसोफेगस से अब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो चुका है। तो माउथ कैविटी से फूड पार्टिकल जो है वो ईसोफेगस में जाते हैं। अब ईसोफेगस क्या होती है, तो ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, जो हमारे छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं उनको उस ट्यूब के थ्रू स्टोमक के अंदर पहुंचाने का काम करती है। सिंपल इतना काम है। ये फूड पार्टिकल जा रहा है ईसोफेगस से, अब ईसोफेगस से जा रहा है वो स्टोमक में। अब स्टोमक के अंदर क्या होता है, सो स्टोमक के अंदर क्या होता है,
स्टोमक के अंदर आपके 3 टाइप के केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट है, 3 टाइप के। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। सेकेंड एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम होता है पैप्सिन एंजाइम। अब आप लोगों को ये भी याद रखना है कि आपके बॉडी के किस पार्ट में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है और उसका क्या फंक्शन होता है, राइट। थर्ड है आपका म्यूकस। अब ये तीनों केमिकल कंपोजिशन वर्क करते हैं फूड पार्टिकल के साथ, राइट, करेक्ट। सबसे पहले क्या होता है, स्टोमक के चारों तरफ एक वॉल जो होती है, स्टोमक के जो आपका स्टोमक होता है, ये जो आपका इस तरीके का जो स्टोमक है, इस स्टोमक के चारों तरफ ये जो वॉल प्रेजेंट है, इस वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब आपको याद रखना है कि कौन सी बॉडी में किस पार्ट में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, क्या उसका फंक्शन, राइट। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगी बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगी? ये हेल्प करेगी आपके फूड पार्टिकल्स को जो आपका एंजाइम है उसके साथ मिक्स करने में। जो आपका एंजाइम है पैप्सिन एंजाइम, वो मिक्स हो जाएगा फूड पार्टिकल के साथ, ओके। और मिक्स होने के बाद क्या होगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक हार्मफुल होता है ना, और हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो ये हमारी बॉडी जो पार्ट है स्टोमक का उसको थोड़ा क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। तो ताकि वो डैमेज ना कर पाए इसके लिए म्यूकस प्रेजेंट है। म्यूकस कहाँ प्रेजेंट होता है? जो आपके स्टोमक के चारों तरफ की जो वॉल है यहाँ प्रेजेंट होता है म्यूकस, और वो आपको हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने में। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सपोर्ट कर रहा है एंजाइम को, क्योंकि एसिड जो है तो उससे फूड पार्टिकल बहुत जल्दी एटम से भी छोटी स्मॉल स्ट्रक्चर में तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। वो भी किसके साथ? पैप्सिन एंजाइम के साथ मिलकर। अब वो आपके फूड पार्टिकल जो है वो बिल्कुल बहुत छोटा ही, मान लो एकदम पूरा लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर हो चुका है। पूरा आपका फूड पार्टिकल लिक्विड फॉर्म की तरह फॉर्म हो जाता है। अब क्या होता है, वो जो है आपका फूड वो ट्रांसफर होगा स्टोमक से। एक मिनट, इसको मैं रफ कर लेते हैं भाई, ताकि आप लोगों को लिखने में भी समझने में भी आसानी हो। अब ये फूड पार्टिकल कहाँ जाएगा? वो जो आपके एटम से भी स्मॉल स्ट्रक्चर, जो बहुत छोटी स्ट्रक्चर वाला फूड पार्टिकल फॉर्म हो चुका है, वो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन से भी जाने से पहले एक लीवर होता है, एक पैनक्रियास होता है, ठीक है। आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को तो देखा होगा बहुत अच्छे से पहले, ठीक है, तो आपको सारी स्ट्रक्चर भी याद होंगी। नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, एक बार याद आ जाएगा। लीवर और पैनक्रियास होता है। लीवर और पैनक्रियास क्या करते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 डाइजेस्टिव जूस भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड पड़ा, एंजाइम पड़ा, और अब है डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट है। अब वो डाइजेस्टिव जूस कौन कौन से है? तो लीवर कौन सा जूस सीक्रेट करता है? बाइल जूस, ओके, लिख लो चाहे। पैनक्रियास कौन सा जूस सीक्रेट करता है? पैनक्रिएटिक जूस। अभी लीवर और पैनक्रिएटिक जूस जो हैं ये सीक्रेट होते हैं। लीवर बाइल जूस, पैनक्रियास पैनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करके स्टोमक में भेज देते हैं, ठीक है। अब स्टोमक में जब भेज रहे हैं तो ये भी क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे फूड को डाइजेस्ट होने में। स्टोमक के अंदर फूड आपका डाइजेस्ट हो जाए उसमें हेल्प करेंगे। अब इजीली सारे केमिकल कंपोजिशन के साथ मिक्स हो जाए, एक न्यूट्राइंट मिल जाए। अब वो जो आपका फूड है वो ट्रांसफर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक के बीच का सारा फंक्शन क्या, स्टोमक का रोल है, सब कुछ समझ में आ गया। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो फूड जाएगा तो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट जो है डाइजेस्टिव, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो फूड स्टोमक से आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है फूड के अंदर
से मेन पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब फूड के अंदर जो न्यूट्राइंट हैं, जो मिनरल्स हैं, वो उन सभी को ट्रांसफर्ड करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे बॉडी पार्ट्स में। समझ में आ गई बात? स्मॉल इंटेस्टाइन सभी बॉडी पार्ट्स के अंदर जाकर ट्रांसफर करता है फूड के पार्टिकल्स को, ठीक है। फूड के पार्टिकल में जो न्यूट्राइंट्स हैं, जो मिनरल्स प्रेजेंट है, उसको सभी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर कर देता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हमारे कुछ जो ऐसे होते हैं, कुछ तो आपको हो गए ट्रांसफर। अब कुछ ऐसे पार्टिकल्स बचते हैं वो दोबारा से जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। सबसे पहले स्टोमक में डाइजेस्ट होता है। अब वो जो डाइजेस्टिव फूड जो है, अब वो बन चुका है डाइजेस्टेड फूड। अब वो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, उसके अंदर जो न्यूट्राइंट्स मिनरल्स प्रेजेंट थे वो सभी आपके सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब जो रिमेनिंग न्यूट्राइंट्स जो है, जो आपके रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स बच रहा है, जो रिमेनिंग फूड पार्टिकल है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। अब थोड़े से स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो बच जाते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। अभी लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उस डाइजेस्टेड फूड के अंदर जो आपके न्यूट्राइंट्स और मिनरल्स वाटर फॉर्म में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में? वाटर फॉर्म में, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब, ठीक है। वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। उसके बाद क्या होता है आपका, जो आपके रिमेनिंग फूड बचा है, जो आपका यूज होना था न्यूट्राइंट मिनरल की फॉर्म में, वो सब आपकी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है उसने सभी एब्जॉर्ब करके सभी बॉडी पार्ट्स में भेज दिया। लेकिन अब जो वेस्ट बचता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन, जो वाटर एब्जॉर्प्शन था वो जो लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो सॉलिड वेस्ट जो बचा है, उसको एनस में ट्रांसफर कर देता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, किसको? वो भी सॉलिड वेस्ट को। समझ में आ गई सभी को बात? सॉलिड वेस्ट में ट्रांसफर कर देता है। ये पूरा इस तरीके से आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम रेडी होता है। अब मैंने आपको अभी बताया था, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, ये तो है आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस, ठीक है। अब इसके स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, तो इंजेक्शन में आपको समझ में आ गया होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक का जितना भी फंक्शन है वो सब प्रोसीजर आता है एब्जॉर्प्शन में। अब हम एसिमिलेशन की बात कर लेते हैं। एसिमिलेशन में क्या होता है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो आता है आपका एसिमिलेशन प्रोसेस में। जो मैंने आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में एक्सप्लेन करा कि ये इसका क्या वर्क करता है, किस टाइप का ये होता है, वो सारी चीजें आएंगी एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आपका जो फूड बच गया है, जो आपका वेस्ट फूड आपकी बॉडी में बचता है, वो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर टेक आउट हो जाता है। वो प्रोसेस होता है आपका इजेशन के अंदर। समझ में आ गई बात? सो ये था आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस। सो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं और कौन सा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट क्या फंक्शन करता है और किस प्रोसीजर के अंदर हम उसको इंक्लूड करते हैं। तो ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन वर्क कर रहा है, वो एसिमिलेशन प्रोसेस के अंदर आता है, और जो एनस के अंदर जो फंक्शन होता है वो इजेशन के अंदर आता है। समझ में आ गई बात? ये जो आपका प्रोसेस है ये है आपका ह्यूमन बीइंग के केस में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। डाइजेशन इन प्लांट्स बोल दो या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो इंटरेस्टेड लगती है और लगता है कि हाँ
काफ़ी बेटर है मैम, तो आपको मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए और मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ। सो इसके लिए आपको वीडियो को, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ समझने लायक और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, तो आप लोग अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट